सुनील जी, मैं आपसे शुद्ध पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा, और वो मैं इसलिए पूछूंगा, पहले तो मैं एक और चीज बता दूं। जब मैंने ये सब सोशल मीडिया पे शुरू किया और सरकार से ज्यादा प्रश्न पूछने लगे, प्रश्न तो पहले भी पूछते थे जब प्रिंट मीडिया में थे, तो मैंने तो एक घर अब फ्लैट में ले लिया है, एक उसमें अपार्टमेंट में, और उसमें बीच का फ्लोर लिया है कि अगर वो गिराने भी आए तो या तो भाई ऊपर वाले का भी सब गिराएंगे, नीचे वाले का भी सब गिराएंगे। तो नीचे देख एक के लिया है कि ऊपर नीचे वाले कौन सा झंडा लगाते हैं, तो ऊपर नीचे वाले जिस कलर का झंडा लगा रहे हैं, तो एक जानबूझ के 5वीं मंजिल पे लिया है। तो अब गिराना है तो कैसे गिराएंगे, तो मैंने तो जानबूझ के मैं सब उन लोगों को सरकार से प्रश्न पूछते हैं, उनको यही एडवाइस कर सकता हूं कि प्लीज शिफ्ट टू अपार्टमेंट। वो ज्यादा सेफ जगह है, क्योंकि कम से कम कोई बुलडोजर वुलडोजर का खतरा नहीं रहेगा, बाकी खतरे तो हैं ही, वो तो है। मैं जरा एक चीज आपसे समझ लूं सुनील भाई साहब, और ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, मैं आज जब सुबह दफ्तर में बात हो रही थी युवा किसको कैसे, सब लोग अपना काम छोड़ के दूसरे का काम कर रहे हैं। जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब है वो पुलिस का काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल है वो न्यायालय का काम कर रहे हैं। और आज मैं इसलिए याद दिला दूं, आज सुबह की बात है, हमारे ओम बिरला जी, मनरेगा पे सुबह सुबह एक चर्चा हो रही थी। मनरेगा की चर्चा पे केरल और तमिलनाडु वाले भाई, वो जो कजीमोनी जी हैं, सब लोग कह रहे थे भाई हमारा पैसा नहीं मिल रहा है और ये नहीं। तो ओम बिरला जी बता रहे हैं कि आप पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, क्या पॉलिटिकल, अरे भाई वहां क्या पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाने तो क्या वो मलयाली की क्लास लगाने आएंगे, या कजीमोनी जी क्या तमिल सिखाएंगी? वो पॉलिटिकल आदमी है, उनको इसीलिए चुन के भेजा गया है, वो अपने 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 उसकी पॉलिटिक्स की बात करेंगी, नंबर एक। नंबर दो, मेरी जो समझ थी, स्पीकर इज ओनली देयर टू रन दी हाउस, स्पीकर इज डजंट हैव अ ओपिनियन। जैसे मैं उसको आसानी के लिए इसलिए बता दूं, जब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूं तो मैं ड्राइवर हूं, गाड़ी कहां जानी है उस गाड़ी में जो और लोग बैठे हैं, अगर मैं डेमोक्रेसी है तो वो लोग बताते हैं कि भाई गाड़ी को इस इधर ले चलो, इससे इधर ले चलो, इस स्पीड। मैं थोड़ी डिसाइड करता हूं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये डिसाइड करता हूं कि लाल बत्ती जगी जल रही है कि नहीं जल रही है, लोग कोई क्रॉस कर रहे हैं, मुझे इस वायलेशन को नहीं करना है, बाकी तो डायरेक्शन, स्पीड, दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ये तो उस गाड़ी में बैठने वाले लोग। तो ये मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। अब फडणवीस साहब भी अगर अगर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये कहना मैं सुमन जी आपसे माफी के साथ, ये कहना बहुत आसान है कि ये क्यों पुलिस वाले मानते हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस साहब एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव के हेड, गवर्नमेंट के हेड होके खुद कह रहे हैं कि ये ऐसे 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 और मैं तो चाहता हूं ये, तो किसकी मजाल है, किसकी मजाल है कि वो उसके अगेंस्ट के हो? मतलब मैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में कह रहा हूं, हम और आप प्रिंट पे थे, हम लोग बहुत से विज्ञापन, इसलिए हम लोगों को सरकार की बहुत सी चीजों को इसलिए करना पड़ता था कि विज्ञापन आता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं हम बिल्कुल विज्ञापन से एक, अब अंकुश कोई कम लगाता था, कोई ज्यादा लगाता था, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, वो अलग बात है। मैं लार्जर उसमें आपसे पॉलिटिकली समझना चाहूंगा, ये केवल पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट करने का है, ये केवल एक कम्युनिकेशन करने का है कि अगर इस तरह से करोगे तो हम किसी भी उस आवाज को जो हमारे अगेंस्ट होगी उसको हम इस तरह का पनिशमेंट दे सकते हैं, ये वो है, या ये गलती हो गई, एब्रेशन है, जैसा मोहम्मद वसीम साहब कह रहे हैं कि अब देखना होगा कि इन लोग क्या न्याय लेते हैं, कि ये एक आपको कोई उम्मीद है, कहीं दूर दूर तक आपको 1% भी उम्मीद है कि इसमें कोई न्याय होगा? धन्यवाद आनंद जी। न्याय की सबसे बड़ी उम्मीद हम लोग करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। एक आदेश अभी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया जो इलाहाबाद जिले से संबंधित है, आज के प्रयागराज से संबंधित है। संयोग से मैं उसमें से एक प्रोफेसर साहब है फातमी साहब, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अपने विद्यार्थी जीवन से मैं जानता हूँ। उर्दू के अच्छे विद्वान हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी है और एक विरासत है उनके पास। एक वकील साहब को भी जानता हूँ जो उस मामले के वादी है। सर्वोच्च न्यायालय, इन लोगों का मकान गिराया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते समय जिस तरह की टिप्पणियां की थी उससे लोगों की बहुत उम्मीदें बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो लोग मकान गिराने के जिम्मेदार हैं और सरकार को मकान बनवाना पड़ेगा। जब जजमेंट आया तो सरकार, यह सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि अगर वादी चाहे तो उनको मकान बनाने की इजाजत, दोबारा मकान बनाने की इजाजत हम आपको देंगे, लेकिन यह निर्माण सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट होगा। यानी कि अगर न्यायालय पाता है कि यह पूरे के पूरा का पूरा प्रकरण कानूनी था तो उनको मकान दोबारा से गिराना पड़ेगा। ये कहां जा रहे हैं आप? अगर आप ये कह रहे हैं कि आज अगर आप मुझे फौरी तौर पे मकान बनाने की इजाजत दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? यानी कि फौरी तौर पे आप मान रहे हैं कि मेरा मकान गलत गिराया गया।
वो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत थी। और अगर वो प्रक्रिया गलत थी तो उसको लागू करने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप पहले उनको सजा तो दीजिए, सजा तो आपने उनको एक पैसे की नहीं दी। और अब यह अगर आप इस चीज पे रोक नहीं लगाएंगे तो आप समाज को ले कहां जा रहे हैं? आप भरूच की घटना को देख लीजिए। भरूच की घटना में क्या हुआ? कल की तो घटना है। भरूच में एक परिवार ने दूसरे परिवार के मकान को, 4 मकान को गिरा दिया बुलडोजर ले जाकर के। किराए पर बुलडोजर लेकर के आया और 4 अपने दुश्मनों, अपने विरोधियों के 4 मकान गिरा दिए। हिसाब से सरकार कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सवाल है कि सरकार का काम लोगों के अधिकारों का सुरक्षा देना है। सरकार का काम गैर कानूनी तरीके से व्यवस्था को चलाने की कोशिश करना नहीं है। अगर मकान ये मकान अगर इलीगल था तो आज ही क्यों हो गया? और कौन सा, आनंद जी और सुमन जी, आपने लखनऊ के तमाम मंत्रियों के आवास पे चले जाइए। आप एक पत्रकार के रूप में मैं इन सभी, मैं इन लोग कई लोगों के मकानों में गया हूं, मुख्यमंत्री जी के घर पे गया हूं, प्रदेश के रियाया के रूप में भी गया हूं। क्या वो मकान उसी रूप में रह गए हैं जो जिनको आपने वर्षों पहले देखा था? कहां निर्माण नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा आवास है जहां परिसर जहां निर्माण नहीं हो गया? मंत्रियों के घर के सामने कितने निर्माण हो गए? किसने नक्शा पास किया उसका? आप सवाल इस बात, कोई आप आदर्श रखते हैं क्या? और आप जहां तक नक्शे के अनुसार मकान बनवाने की स्थिति है, 90% से ज्यादा मकान आपको मिलेंगे जिसमें वायलेशन है। लेकिन नगर विकास का सामान्य सा नियम है कि अगर नक्शे के विपरीत कोई मकान बना हुआ है तो गिराना उसका अंतिम विकल्प होगा। पहला विकल्प नहीं है, वो दूसरा विकल्प भी नहीं है। आप उसमें प्राथमिकता आपको देनी है कि उस जो उल्लंघन हुआ है उसका शमन कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए। यह नहीं कि आप मकान गिरा देंगे। अगर किसी ने, आप कहते हैं कि स्टेट की जमीन पर, सरकारी जमीन पर, नजूल की जमीन पर या जो सार्वजनिक संपत्ति है वहां पर किसी ने मकान बनवा दिया, तो आप उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराइए ना कि किनके देख रहे हैं मकान बन गया, मौजूदगी में बन गया। सर्वोच्च न्यायालय तो ही कह रहा था कि जो लोग मकान गिराएंगे उन सभी, जो लोग वहां उपस्थित होंगे, सबके बारे में रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो कहां चला गया ये? तो अगर न्यायालयों के माध्यम के जरिए भी अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा और न्यायालयों से भी इस तरह के केवल उपदेश मिलेंगे तो फिर आप न्याय की उम्मीद कहां? सरकार आप तो क्यों नहीं चाहती है कि असहमति रखने वाले व्यक्ति को सुनना नहीं है? असहमति रखने वाले व्यक्ति को की आवाज को पूरी तरह से दबा देना है। लोगों के इस अधिकार को सुरक्षित कर रखने की जिम्मेदारी तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय प्रक्रिया के ऊपर है, उच्च न्यायालय के ऊपर है। हमारी आपकी जानकारी में है कि कई मामलों को मतलब न्यायमूर्ति अपने घर से निकले हैं न्यायालय जाने के लिए, हाईकोर्ट जाने के लिए, रास्ते में उनको कोई इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ गई तो उन्होंने उसी दिन सबको बुला लिया अपने यहाँ और स्वतः कांग्रेस ले लिया। यह वही देश है जिसमें पीएन भगवती साहब ने एक चिट्ठी को रिट का दर्जा दिया था। लोगों के विश्वास इसी तरह से बढ़ते हैं और आप पूरे का पूरा लोग चले आ रहे हैं आपके पास, आप खुद भी मान रहे हैं कि गलत है, जजमेंट देते हैं तो ये पूरी तरह से उलट उसके। आपने किसी व्यक्ति को सुरक्षा कहां दी? पहले तो आप, अगर एक प्रक्रिया शुरू हो जाए कि जो निर्माण अवैध है, जिनके जो लोग वहां मौजूद थे, जिनकी देखरेख में, जिनकी तैनाती के दौरान अवैध निर्माण हुआ, उनकी जिम्मेदारी आप रखिए। एक मकान नहीं बनने पाएगा किसी का अवैध मकान, एक मकान को एक ईंट नहीं रख पाएंगे आप। लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी तय तो होती नहीं है। निर्माण चलते रहते हैं, वो उगाही करते रहते हैं, मकान बन के तैयार हो जाता है। जब सरकार की निगाह टेढ़ी होती है तो उसको गिरा दिया जाता है। और आप ये मत कहिए कि आप 5वें तल्ले पे मकान लेकर के आप सुरक्षित नहीं है, वो पूरी की पूरी ब्लॉक गिरा देंगे। वो उनके से कोई मतलब नहीं है कि इससे आम आदमी कितना प्रभावित हो रहा है, कितना प्रभावित नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति को आप देखिए, चिलचिलाते ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में लोगों का मकान गिरा दिया, घर बेघर कर दिया लोगों को। सरकार का यह रवैया है। और ऐसे में, और यह केवल वही है, यह भी नहीं है। अगर आप, ठीक है, अगर अवैध निर्माण, सार्वजनिक सड़कों पे अतिक्रमण किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
अगर आप अवैध निर्माण और अतिक्रमण को स्वीकार करेंगे तो नगरीय जीवन, व्यवस्थित नगरीय जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सवाल इस बात का यह है कि अगर आप अतिक्रमण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर आप अवैध निर्माण को स्वीकार नहीं करते हैं और नहीं भी करना चाहिए, तो वह ये समान रूप से लागू क्यों नहीं होता? आप सबके ऊपर लागू कीजिए। सुमन जी ने अगर अवैध निर्माण किया है, इनका भी गिरेगा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी अगर अवैध निर्माण किया है तो उनका भी गिरेगा। ये तो नहीं होता। आप विभिन्न शहरों में जब अतिक्रमण का अभियान आप चलाते हैं, तो जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, कोई पूछता भी नहीं कि आपने क्या किया है, और जो विरोधी दल के लोग हैं उनका नींव की ईंट भी उखाड़ के आप फेंक देते हैं। तो आप अपनी गतिविधियों से आम जनता को यह भी तो संदेश देने का विफल रहते हैं कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अवैध निर्माण को आप संरक्षण देते हुए दिखाई पड़ते हैं और लोगों के सामने दिखाई, ये चीज छुपते थोड़े हैं। और आप सरकार से उम्मीद कैसे कर लेंगे? ये जो कामरा की घटना, अरे फडणवीस साहब का बयान सुनिए। आप मुख्यमंत्री हैं भाई, देश के संविधान के नाम पर आपने शपथ दिया हुआ है। अगर वो आप कोई व्यक्ति आपसे असहमत होकर के अपनी बात नहीं कर सकता। जो बातें उन्होंने नाम तो लिया नहीं है शिंदे साहब का, और अगर आपको लगता है कि शिंदे साहब का नाम लिया है, जो उन्होंने विशेषण जो उन्होंने उनके प्रति दिए हैं, तो वो तो रोज कहते रहते हैं अजित पवार और उद्धव ठाकरे। अब उनका मकान गिरा दीजिए। कौन सा ऐसा दिन होता है कि उद्धव ठाकरे उस संज्ञा से या विशेषण से सुशोभित नहीं करते हैं शिंदे जी को, और वो है महाराष्ट्र की राजनीति में। आप एक दूसरी चीज, अगर उस पर कोई निर्णय लेना, उस मकान को गिराया जाना है, तो मकान गिराने का निर्णय कौन लेगा? न्यायालय लेगा। न्यायालय में आप जाइए, न्यायालय में दोनों पक्षों को अपनी बात करने का मौका दीजिए। आप जा करके वहां उधम मचाएंगे, और जो व्यक्ति उधम मचाएगा उसको आप सम्मानित करते रहेंगे। तो इस सरकार से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना। इस सरकार में सामूहिक बलात्कार और नरसंहार के आरोपियों को नहीं, दोष सिद्ध लोगों को, जिनको जेल हुई है, उनको यह सरकार, यह पार्टी ससम्मान रिहा करती है और उनको माला फूल पहना करके स्वागत करती है। तो आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना कि जिन लोगों ने जाकर के उस स्टूडियो को गिराया है, उन लोगों की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नागपुर के दंगे में क्या हुआ? ना दंगा हिंसा कोई एक पक्ष ने तो किया नहीं, दूसरा पक्ष भी है। दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई आपने कर दी? तो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करके आप समाज में कोई संदेश नहीं देते। हाँ, अपना पॉलिटिकल एजेंडा लागू करने की कोशिश जरूर करते हैं जी। सरकार। इस सत्तारूढ़ दल से तो आप ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, हम मतलब बिल्कुल नहीं रह जाती है कि सुन करके कोई कार्रवाई करेंगे। इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, अगर आप उस पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं है, आप उसके काम नहीं करते हैं, और आप मतलब एक व्यंग करने वाले व्यक्ति, हास्य का एक कलाकार अगर इस तरह की बात करता है, उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, यानी कितने कमजोर हैं आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप अपने भी खिलाफ अगर एक शब्द नहीं सुनने के लिए तैयार हैं, गोया कि आप किसी मजबूत जमीन पर नहीं खड़े हैं। केवल आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी रिसाव ना होने पाए, और वो संभव नहीं है। जी जी।